लीव टेबल कंसेशन पहले तो एक फैसिलिटी होती है, क्या होता है? फैसिलिटी होती है। और फैसिलिटी मतलब क्या? परक्विजिट, हाँ या ना? लीव टेबल कंसेशन जब भी मिलता है, अगर हम बाय एयर से देखिए अमाउंट कुछ ना कुछ एग्जाम रहता है, ये पता है आपको? कुछ ना कुछ अमाउंट एग्जाम रहता है। अगर हम ट्रेवल करते हैं बाय एयर तो एग्जामेशन कितना रहता है? जितना भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर अपन ने इनकर करा उसको किससे कंपेयर करते हैं? एयर इंडिया के इकोनॉमिक क्लास के फेयर से। और विच एवर इज कितना एग्जामेशन मिलता है? लोअर का मिलता है, हाँ या ना? उसके अलावा बेटा अगर अपन ने ट्रेवल करा बाय एनी मोड, ध्यान रखना एयर के अलावा किसी भी मोड से करें, चाहे पैदल जाए, चाहे ट्रेन से जाए, चाहे बस से जाए, कार से जाए, किसी से भी जाए, हमेशा हमको क्या देखना है? रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं, क्या देखना है? देखिए एक्चुअल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इररिलेवेंट है, हमको देखना क्या है? क्या रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है? अगर रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है तो एग्जेम्पशन रेलवे फैसिलिटी के अकॉर्डिंग मिलेगा। और क्या देखा था हमने उस केस में? एक्चुअल अमाउंट को कंपेयर करेंगे किससे? फर्स्ट क्लास एसी के फेयर से, और व्हिचएवर इज लोअर का एग्जेम्पशन मिलेगा, हाँ या ना? और अगर रेलवे फैसिलिटी ही अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा? आपको चेक करना पड़ेगा क्या रिकॉग्नाइज मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एग्जिस्ट करता है, और अगर करता होगा तो फिर आपको एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? एक्चुअल एक्सपेंडिचर को आप कंपेयर करोगे किससे? डीलक्स क्लास बस के फेयर से, और विचएवर इज क्या? लोअर ले लोगे। अच्छा अगर रिकॉग्नाइज मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी एग्जिस्ट नहीं करता उस केस में क्या करेंगे अपन? उस केस में अपन देखेंगे कि उतना ही ट्रेवल अगर अपन ट्रेन से करते, उतना ही डिस्टेंस अगर मैं ट्रेन से जाता तो कितना, उतना ही डिस्टेंस अगर मैं रेलवे से जाता तो कितना किराया लगता, और किराया किस अकॉर्डिंग? फर्स्ट क्लास एसी, हाँ या ना? लीव ट्रेवल कंसेशन, इसके केस में फैमिली का मतलब क्या होगा? असेसी उसकी स्पाउस और उसके बच्चे और मम्मी पापा भाई बहन अगर डिपेंडेंट हो तो, हाँ या ना? अच्छा दूसरी चीज यहां पर बेटा बच्चों में रिस्ट्रिक्शन थी, कितने बच्चों का बेनिफिट मिलेगा? मैक्सिमम 2 बच्चे, और वहां पर कुछ चीजें थी जो हमने देखी थी, कुछ खास बातें, हाँ या ना? अच्छा इसके बाद हमने क्या देखा था? मेडिकल फैसिलिटी। क्या देखा था? मेडिकल फैसिलिटी में हमने देखा ट्रीटमेंट इंडिया में है तो कुछ अलग बात है, और इंडिया के बाहर है तो कुछ अलग है। अगर बेटा ट्रीटमेंट इंडिया में हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको देखना पड़ेगा हॉस्पिटल किसका है, हॉस्पिटल किसका है या हॉस्पिटल कौन सा है। बेटा अगर हॉस्पिटल गवर्नमेंट का है, या फिर हॉस्पिटल एम्प्लॉयर का है, या फिर हॉस्पिटल गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज्ड है, उस केस में क्या होगा? फुली एग्जेम्प्ट। मतलब एम्प्लॉयर वगैरह का अगर हॉस्पिटल है तो फुली एग्जेम्प्ट, हाँ या ना? और एम्प्लॉयर का नहीं है, गवर्नमेंट का है तो भी फुली एग्जेम्प्ट। और बेटा एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट दोनों का नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल है तो भी क्या होगा? और बेटा प्राइवेट ऐसी आलतू फालतू का हॉस्पिटल है वो, मतलब यहां पर लड़ाई आर पार की है, या तो फुली एग्जेम्प्ट या तो फुली टैक्सेबल। क्लियर है आपको इतनी बात? अच्छा ट्रीटमेंट अगर इंडिया के बाहर करा तो अगर ट्रीटमेंट इंडिया के बाहर करा तो क्या देखना पड़ेगा? पहले तो एक चीज बेटा 3 टाइप के खर्चे होंगे। कितने टाइप के? एक तो जाने का खर्चा होगा जिसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, हाँ या ना? दूसरा वहां पर रहने का खर्चा होगा जिसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ स्टे। तीसरा बेटा वहां पर एक और खर्चा होगा जिसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। देखिए मेन पर्पस तो हमारा ट्रीटमेंट कराना ही है, लेकिन उसके लिए हमको 2 खर्चे और करना पड़ रहे हैं। वो क्या क्या? वहां पर जाना पड़ रहा है, वहां पर क्या करना पड़ रहा है? रहना पड़ रहा है, हाँ या ना? तो बेटा यहां पर 2 खर्चे, एक तो ट्रीटमेंट का खर्चा, दूसरा कौन सा खर्चा? देखो एक तो ट्रीटमेंट का खर्चा और दूसरा वहां पर स्टे करने का खर्चा। इन 2 खर्चों में जितना आपको अमाउंट एग्जेंट रहेगा, जितना आरबीआई बोलेगी, जितना आरबीआई क्या करेगी? प्रिस्क्राइब करेगी, हाँ या ना? और बेटा बेनिफिट जाने का मतलब जो खर्चा आपने जाने में करा उसके इसमें आपको क्या चेक करना पड़ेगा? आपकी इनकम कितनी है?
2 लाख तक। अगर आपकी इनकम, अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख रुपए तक है, उस केस में क्या? अगर 2 लाख रुपए तक की ग्रॉस टोटल इनकम है तो पूरा एग्जेम्प्ट, और 2 लाख से ज्यादा है तो पूरा टैक्सेबल। क्लियर है सबको इतनी बात? हाँ, कुछ हमने खास बातें देखी थी मेडिकल फैसिलिटी के बारे में, जैसे कि बेटा आप अगर 10 लोगों को लेके जा रहे हैं तो बेनिफिट 10 लोगों का मिलेगा या आपके अलावा एक का मिलेगा? एक ही का मिलेगा। और अगर हम लोग, मैंने आपको एक और चीज बताई थी इंश्योरेंस वाली बात, कि मेडिकल इंश्योरेंस है तो फुली एग्जेम्प्ट। बेटा मेडिकल फैसिलिटी है मतलब परक्विजिट है तो हम देखेंगे ये सब चीजें जो अभी हमने देखी, हाँ या ना? लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस है तो हमेशा क्या होगा? फुली एग्जेम्प्ट। और अगर मेडिकल अलाउंस होगा तो फुली टैक्सेबल, क्योंकि मेडिकल अलाउंस कहां पर नहीं फॉल करता? उत्तर टीसी उधर में फॉल नहीं करता, मतलब क्या होगा? फुली टैक्सेबल। सबको क्लियर है इतनी बात? मुझे एक बात बताओ, आपके एम्प्लॉयर ने आपको लोन दिया तो क्या ये भी एक फैसिलिटी है? बताओ, एम्प्लॉयर का काम आपको लोन देना है या लोन देने के लिए बैंक वगैरह है? बहुत सारे लोग हैं जिनका बिजनेस क्या है? लोन देना। लेकिन अगर आपको लोन आपके किसने दिया? एम्प्लॉयर ने दिया। तो क्या ये भी एक फैसिलिटी है, ये भी एक बेनिफिट है, ये भी एक परक्विजिट है? हाँ या ना? लोन किसने दिया बेटा? एम्प्लॉयर ने दिया, ये भी एक बेनिफिट है। लेकिन मुझे बताओ, लोन दिया है तो क्या वापस भी लेगा? तो बेनिफिट है या नहीं है? आप मुझे बताओ, कुछ फायदा हो रहा है क्या? कुछ कमाई हो रही है क्या आपकी? एक सेकेंड बेटा, मैं आपका एम्प्लॉयर हूं, मैंने आपको 10-10 लाख रुपए सबको लोन दिया और कल आपको रिटर्न भी करना है, तो क्या आपने कुछ भी कमाया उसमें? तो 10 लाख रुपए अगर आज मैंने लोन दिया, बेटा लोन का मतलब ही क्या होता है? वापस लूंगा। तो क्या लोन देना आपके लिए बेनिफिट है? मतलब आप इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कि क्या वो इनकम होना चाहिए आपकी? एक सेकेंड बेटा, मैंने आपको 10 लाख का लोन दिया, मैंने क्या किया? 10 लाख रुपए का लोन दिया। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या वो 10 लाख रुपए पे आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा? मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, क्या वो आपकी इनकम है? क्या वो आपकी इनकम है? इनकम कब होती है? जब पैसा आपको रिटर्न नहीं करना होता। लेकिन लोन का मतलब ही क्या होता है? रिटर्न करना पड़ेगा, तो वो हमारी इनकम नहीं है, हाँ या ना? लेकिन बेटा आप बताओ, बैंक से लोन लेते तो आपको 10% पे इंटरेस्ट मिलता, कितने पे मिलता? मैंने आपको लोन दिया 2% पे। अब बताओ, अब बेनिफिट है या अब नहीं है? अब बेनिफिट है, हाँ या ना? तो बेटा ध्यान रखना, लोन देना बेनिफिट नहीं है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन लोन को कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देना बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? देखो, लोन तो आप मुझसे भी ले सकते हो, एम्प्लॉयर लोन तो आप बैंक से भी ले सकते हो, तो बेनिफिट तो उसमें कुछ भी नहीं था, हाँ या ना? लेकिन बेटा जब आप बैंक के पास गए, बैंक आपको लोन दे रहा है 10% से। बैंक कितने से दे रहा है? आपका एम्प्लॉयर दे रहा है 2%। आप बताओ कहां से लेना चाहोगे? एम्प्लॉयर से लेना चाहोगे, हाँ या ना? एग्री करते हो इस बात से? तो बेटा 10% की जगह 2% पे आपको लोन मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं परक्विजिट। इसको क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, मैंने आपको लोन कितना दिया है? 10 लाख। कितना दिया? 10 लाख। इस 10 लाख आपको बेनिफिट कितना हो रहा है? 10% का बेनिफिट हो रहा है या 8% का बेनिफिट हो रहा है? ध्यान रखना, 10% तो मार्केट में भी मिल रहा था आपको, मैंने आपको कितने में दिया? तो बेनिफिट है कितना? बेनिफिट कितना है? और 8% कितने का? 10 लाख का। कितने का? तो बेटा ध्यान रखना, यहां पर मैंने आपको बोला था इतनी बारीकियां होती हैं। अगर लोन भी आपको कम रेट पे मिल गया, उसमें भी गवर्नमेंट को दिक्कत है। गवर्नमेंट बोलती है बेटा 10 की जगह 2 पे मिला ना, तो एक काम कर, 8% को सैलरी मान। कितने को सैलरी मान? आप समझ रहे हैं मेरी बात? बेटा लोन मैंने दिया, कंसेशनल रेट पे मैं दे रहा हूं, लोन आपको मिल रहा है, गवर्नमेंट का कोई लेना देना ही नहीं है। आप और मेरे टर्म्स अच्छे होंगे तभी तो 2% पे दे रहा हूं, हाँ या ना? या फिर टर्म्स अच्छे होंगे, या फिर मेरे एम्प्लॉइज है, मैं अपने एम्प्लॉइज की हेल्प कर रहा हूं, क्या इससे गवर्नमेंट को कुछ फायदा होना चाहिए था? लेकिन बेटा गवर्नमेंट हर जगह अपना फायदा निकाल लेती है। गवर्नमेंट क्या बोलती है? अगर आपको कंसेशनल रेट पे लोन मिला तो उस केस में आपको बेटा जितना कंसेशन मिला है ना, उसको इनकम में शो करना पड़ेगा। और इनकम कौन सी इनकम शो करोगे? इनकम अंडर दी हेड सैलरी। कौन सी? सैलरी के अंदर। और सैलरी के अंदर क्यों करोगे? क्योंकि पहली चीज हम पढ़ भी क्या रहे हैं। तो जब भी अगर मैं आपको बोलूं टैक्सेबल है और मैं ये ना बताऊं कहां टैक्सेबल है, तो आप समझ जाना बेटा कहां टैक्सेबल है। आपको पता है कल मैंने आपको कुछ खास केस में बताया था, टैक्सेबल था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, बताया था क्या? तो वहां मैंने स्पेसिफिक कर दिया था,
जहां भी ऐसा कुछ होगा मैं स्पेसिफिक कर दूंगा, लेकिन अभी मैंने क्या बोला, अगर आपको कंसेशनल रेट पे लोन मिलता है तो वो टैक्सेबल होगा। सिर्फ इतना बोल के छोड़ दो तो कहां टैक्सेबल होगा? सैलरी के अंदर। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, 10 लाख रुपए का लोन दिया है, 10% पे मार्केट में भी मिल रहा था, मैंने आपको 2% पे दिया, तो आपको कितना बेनिफिट दिया है? मुझे अमाउंट में बताओ, क्योंकि इनकम आपकी अमाउंट में आने वाली है। तो आपकी इनकम में कितना जुड़ जाएगा? 80,000 रुपए। हाँ या ना? सबको इतनी बात क्लियर है? ध्यान रखना, अगर कंसेशनल मतलब कंसेशनल रेट पे लोन मिलता है, क्लियर है आपको ये बात? लेकिन बेटा कंसेशनल रेट पे लोन दिया, लेकिन आपको किसी बीमारी की वजह से दिया। किस वजह से दिया? आपको अपना कुछ इलाज वगैरह कराना था, कुछ मेडिकल इश्यूज थे, मैंने उस वजह से आपको लोन दिया। तो बताओ क्या ये जेन्युइन केस है? क्या गवर्नमेंट यहां पर मतलब क्या गवर्नमेंट यहां पर आपको बेनिफिट दे सकती है, रिलैक्सेशन दे सकती है? तो बेटा गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपने डिजीज वगैरह के लिए लिया, अपन अभी देखेंगे एग्जैक्टली क्या है, अगर आपने बेटा मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह के लिए लिया तो फिर ऐसा आपको नहीं करना। मतलब उस केस में क्या आप इनकम शो करोगे ऐसे? अब बताओ 10 लाख रुपए का लोन मैंने आपको ट्रीटमेंट के लिए दिया, 2% पे दिया, मार्केट में 10% पे मिल रहा था, 8% का बेनिफिट तो है, लेकिन बेनिफिट मेडिकल की वजह से। हाँ या ना? तो बेटा गवर्नमेंट ने आपसे बोल दिया यार इस केस में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। मतलब इस केस में टैक्सेबल होगा या इस केस में टैक्सेबल नहीं है? इस केस में टैक्सेबल नहीं है। क्लियर है आपको एक बात? दूसरी बात बेटा, अगर लोन का अमाउंट 20,000 तक है, सुन रहे हैं बेटा, एक बात सुनो, 20,000 क्या एक छोटा सा अमाउंट होता है? 20,000 को लोन बोलेंगे, एक छोटा सा असिस्टेंस या हेल्प वगैरह कर दी। तो बेटा अगर लोन 20,000 तक का है तो भी कंसेशनल रेट वाला केस नहीं लगेगा। क्लियर है आपको? दो केस में आपको कंसेशनल रेट वाला केस नहीं लगेगा। दो केस, पहला कब? जब आपने पैसा कहां यूज करने के लिए लोन लिया है? मेडिकल ट्रीटमेंट। दूसरा आपने लोन लिया है वो कितना छोटा है? 20,000 रुपए तक। इस केस में बेटा कंसेशनल रेट वाला जो हमने पढ़ा वो नहीं लगेगा, और बाकी केस में कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाएगा। क्लियर है आपको? अब एक बार एग्जैक्टली रीड करिए इसको, एग्जैक्टली मुझसे पूछिए फिर चीजें, क्योंकि मैंने आपको जनरल बात बताई है, मैंने आपको अभी सेक्शन की बात, लॉ की बात तो बताई नहीं है। सबसे पहले एक सेकेंड, मैंने आपको अभी एग्जांपल में क्या बोला था? मार्केट रेट। क्या बोला था? यहां पर आप देखो मार्केट रेट बोला है या क्या बोला है? एसबीआई का इंटरेस्ट रेट। हाँ या ना? तो बेटा सबसे पहली चीज मार्केट रेट लोगे या एसबीआई का इंटरेस्ट रेट लोगे? मतलब ध्यान रखना, आपके पास मार्केट में जाओगे 50 ऑप्शन है, आपको 50 ऑप्शन देखने ही नहीं है। एसबीआई कितने पे लोन दे रहा है? एसबीआई 10 पे दे रहा है, और आपको कितने पे मिला? 1 पे। मतलब कितना बेनिफिट मिला? 9%। ध्यान रखना, बेनिफिट हमेशा किस रेट से कंपेयर करके निकालोगे? एसबीआई के रेट से। हाँ या ना? अच्छा क्या ऐसा भी हो सकता है मैं आपको 0% पे लोन दे दूं? तो एसबीआई का रेट 15% है, फॉर एग्जांपल एसबीआई का रेट है 15% और मैं आपको दे रहा हूं 0%, तो बेनिफिट कितना? 15%। ध्यान रखना बेटा, लोन आपने मुझसे लिया है, एसबीआई का रेट 15 है, एसबीआई का रेट कितना? और एक्सिस बैंक का कितना है? 12। तो बेटा अपन को दिमाग नहीं लगाना, यहां पर सेक्शन के अंदर बोला हुआ है आपको हमेशा कौन सा रेट लेना है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेट लेना है। क्लियर है सबको मेरी बात? तो पहली चीज, पहली बारी की आपने क्या पढ़ी? जब आप कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो आपको कौन सी वाली रेट लेना पड़ेगी? एसबीआई की रेट। हाँ या ना? अच्छा इसके अलावा नोट्स में देखिए, अगर लोन कितने तक का है? अगर लोन 20,000 तक का है तो कुछ भी टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। आप समझते ना, छोटी मोटी हेल्प के केस में यार जरूरत नहीं है इसकी। हाँ या ना? बेटा सीधी सी बात है, 10-20 लाख रुपए का या 20,000 रुपए से भी ज्यादा का अगर लोन दे दिया, उस केस में ही आपको कंसेशनल वाला ये जो हम पढ़ रहे हैं ये लगाना है। हाँ या ना? अच्छा सेकंड चीज, सेकंड देखिए बेटा, सेकंड वाला पॉइंट ये ज्यादा काम का पॉइंट है, देखो इसको ध्यान रखना बेटा। हर किसी ट्रीटमेंट की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? स्पेसिफाइड मतलब का, स्पेसिफाइड का मतलब होता है हम बताएंगे। स्पेसिफाइड मतलब क्या होता है? और मैं आपको बताऊं बेटा, यहाँ पर स्पेसिफाइड का मतलब खतरनाक बीमारियां होता है। क्या होता है? अरे छोटा मोटा
समझ रहे हैं आप? अगर मुझे छींक वगैरह आ गई, उसके लिए लोन लेने में चले गए गवर्नमेंट के पास, मतलब स्पेसिफाइड डिजीज मतलब बड़ी घातक बीमारी, ये समझ लीजिए अभी आप। और स्पेसिफाइड का मतलब बेटा जब भी हम बोलते हैं ना स्पेसिफाइड, तो जैसे कल मैंने आपको बताया था प्रिस्क्राइब, कल क्या बताया था? प्रिस्क्राइब का मतलब होता है कि आरबी, प्रिस्क्राइब का मतलब कोई बताएगा बेटा, वैसा ही मतलब स्पेसिफाइड का होता है। स्पेसिफाइड का मतलब भी क्या होता है? हम बताएंगे, लेकिन रूल्स में नहीं बताएंगे। अगर रूल्स में बताना होता है तो कहां लिखा होगा? प्रिस्क्राइब। अगर रूल्स में बताना होता है तो क्या लिखा होगा? प्रिस्क्राइब। यहां पर क्या लिखा है? स्पेसिफाइड। तो बेटा स्पेसिफाइड मतलब हम स्पेसिफाई कर देंगे कि कौन कौन सी वाले केस में। क्लियर है आपको? और मैंने आपको बता ही दिया बेटा, बड़ी बीमारियां जो होती है ना, खतरनाक, उन केसेस में ये बेनिफिट आपको मिलेगा। क्लियर है आपको? लोन वाला केस तो ध्यान रखना बेटा, अगर आपको कंसेशनल रेट पे लोन मिल जाता है, किस रेट पे? तो गवर्नमेंट को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए था, लेकिन बेटा हमारी गवर्नमेंट को मतलब है। और वो क्या बोलती है? कंसेशनल रेट पे मिला ना, तो आपको मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग? और जब आप बेनिफिट निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो किस रेट से कंपेयर करके निकालेंगे? एसबीआई के इंटरेस्ट रेट से। और दो केस में आपको कंसेशनल रेट नहीं लगेगा। पहला, लोन का अमाउंट 20,000 से कम है, या फिर लोन का अमाउंट 20,000 से ज्यादा है, लेकिन बेटा आपने पैसा कहां यूज करा? आप समझ रहे हैं ना? ये बहुत जेन्युइन वाला केस है। समझ रहे हैं आप लोग? क्लियर है आपको इतनी बात? हाँ, बेटा गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं माफ करेगी। गवर्नमेंट ने दो केस, ये जो दो केस है ना, बस ये दो केस बोल दिए कि अगर लोन 20,000 से छोटा है तो माफ कर देंगे। और बेटा अगर लोन तुमने किस लिए लिया है? स्पेसिफाइड डिजीज के लिए लिया है, माफ कर देंगे। बाकी बैंक आपको लोन नहीं दे रही, इसलिए आपने एम्प्लॉयर से लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा सुन, इस केस में अपन गवर्नमेंट से टैक्स मांग सकते हैं, तो बता गवर्नमेंट टैक्स पे करेगी क्या? उस केस में कंसेशन नहीं मिला, उस केस में लूटा है। उस केस में क्या हुआ है? बैंक से लोन, बैंक से कितने पे लोन मिल रहा था? 6%, एम्प्लॉयर ने दिया बेटा 10%। टर्म्स कुछ ज्यादा ही अच्छे रहे, हाँ या ना? तो इस केस में कोई भी बेनिफिट है क्या आपके पास? क्या कोई फैसिलिटी है आपके पास? और हम तो क्या पढ़ रहे हैं? परक्विजिट। परक्विजिट मतलब क्या? बेनिफिट या फिर फैसिलिटी। तो बेटा 6 की जगह 10 में अगर आपको इंटरेस्ट मिला है, तो वहां पर बेनिफिट नहीं है, वहां पर तो लूट लिया आपको, हाँ या ना? क्लियर है आपको? लोन वाला पॉइंट इजी पॉइंट था, इजी सी बात थी। क्लियर है आपको? चलिए दूसरी बात करते हैं बेटा, गिफ्ट। किसकी बात करते हैं? गिफ्ट। आप बताओ, किसी ने किसी को गिफ्ट दिया, सरकार को उससे कोई मतलब होना चाहिए था क्या? किसी ने किसी को गिफ्ट दिया, क्या सरकार को उससे कोई मतलब होना चाहिए था? तो हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। चले धरने पे बैठे। बेटा ध्यान रखना, गिफ्ट वगैरह पे भी टैक्स लगता है। गिफ्ट पे भी क्या लगता है? टैक्स लगता है। अच्छा, सबसे पहले तो 3 चीज सुन ले बेटा। गिफ्ट जब मुझे मिलता है नॉर्मल मतलब फॉर एग्जांपल मेरे बर्थडे पे आपने मुझे गिफ्ट दिए थे, हाँ या ना? तो बेटा उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल गिफ्ट। क्या बोलते हैं? बताओ, आप लोग क्या मेरे रिलेटिव हो? नहीं। आप लोग मेरे क्या हो? फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स, हाँ या ना? क्या आप लोग मेरे रिलेटिव हो? नहीं। आपने मुझे क्या दिया? अच्छा, आप लोग मेरे रिलेटिव भी नहीं हो, और आप लोग मेरे पता है एम्प्लॉयर भी नहीं हो। क्या नहीं हो? मतलब बेटा ध्यान रखना, गिफ्ट, सुनो मेरी बात, गिफ्ट 3 लोगों से मिल सकता है। एक तो मिल सकता है एम्प्लॉयर से। किससे मिल सकता है? हाँ या ना? अच्छा, दूसरा किससे मिल सकता है? मतलब पर्सनल कैपेसिटी में। किससे मिल सकता है? पर्सनल कैपेसिटी। और एक और बेटा गिफ्ट मिल सकता है क्लाइंट्स वगैरह से, या फिर कस्टमर्स वगैरह से मिल सकता है क्या? हाँ या ना? तो एक देखो, एक गिफ्ट किससे मिलेगा? एम्प्लॉयर से। एक गिफ्ट किससे मिलेगा? पर्सनल कैपेसिटी में। और तीसरा गिफ्ट किस कैपेसिटी में मिलेगा? बिजनेस कैपेसिटी में। किस कैपेसिटी में? बिजनेस कैपेसिटी में, हाँ या ना? तो ध्यान रखना बेटा, जब गिफ्ट एम्प्लॉयर से मिला तो कहां टैक्सेबल होता है? अगर गिफ्ट एम्प्लॉयर से मिलता है तो, अगर गिफ्ट पर्सनल कैपेसिटी में मिलता है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और बेटा अगर गिफ्ट बिजनेस की वजह से मिलता है तो पीजीबीपी, हाँ या ना? ध्यान रखना, ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। यस और नो? बेटा आज हम बात करेंगे एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिला। किससे गिफ्ट मिला? एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिला। एक काम करिए,
पढ़िए क्या लिखा है, एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिला, पढ़ के मुझे बताइए क्या लिखा है। एक छोटी सी बात लिखी है वहां पर, बेटा एम्प्लॉयर ने, सुनो मेरी बात, एम्प्लॉयर ने आपको 500 रुपए गिफ्ट दे दिया। कितना दे दिया? 500 रुपए बेटा, 500 रुपए गिफ्ट दे दिया। सुनिए, एम्प्लॉयर ने आपको 500 रुपीज गिफ्ट दिया है, टैक्सेबल होगा? ध्यान रखना बेटा, मॉनिटरी टर्म में, मतलब कैश वगैरह में। अच्छा यहाँ पर कैश लिखा है, तो एम्प्लॉयर अगर गूगल पे पे गिफ्ट देगा तो वो भी कैश है बेटा। यहाँ पर कैश का मतलब वो कैश नहीं है जो कैश आप समझ रहे हैं, यहाँ कैश का मतलब है बेटा कुछ ना कुछ नगद दिया है। क्या दिया है? समझ रहे हैं मेरी बात? लिक्विडिटी से मतलब है यहाँ पर, काइंड में नहीं दिया, किस में दिया है? कैश में दिया है। तो बेटा अगर गिफ्ट आपको कैश में दिया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, 10 रुपए भी दिया तो क्या होगा? 20 रुपए भी दिया तो क्या होगा? 10 लाख भी दिया तो टैक्सेबल। समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पर क्या नहीं है? कोई भी लिमिट नहीं है, जितना भी आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा, अगर वो गिफ्ट कैसा है? कैश में है तो। ध्यान रखना बेटा, कैश गिफ्ट विल ऑलवेज बी टैक्सेबल, ऑलवेज क्या होगा? और हम कौन से वाले की बात कर रहे हैं? एम्प्लॉयर वाले की। किसकी बात कर रहे हैं? लेकिन एक और गिफ्ट हो सकता है बेटा, दूसरा गिफ्ट हो सकता है, आपके एम्प्लॉयर ने आपको लैपटॉप दे दिया, आईपैड दे दिया, वॉच दे दी। ये कैश गिफ्ट है या फिर ये तो काइंड में है? काइंड में है, हाँ या ना? तो बेटा अगर गिफ्ट काइंड में मिला ना, तो यहां पर 5,000 रुपए का पॉइंट है कि अगर वो 5,000 रुपए तक है तो एग्जेम्प्ट है। कितने तक का गिफ्ट एग्जेम्प्ट है? 5,000 रुपए तक का गिफ्ट एग्जेम्प्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग का एम्प्लॉयर हूं, मैंने आपको 4,000 रुपए की एक वॉच गिफ्ट कर दी, 4,000 रुपए की वॉच। पहले तो बताओ वॉच कैश के जी? हाँ बेटा, देखो मैंने ये तो चीज आपको पहले ही बता रखी है, जहां भी हम पढ़ेंगे सब पर एनम होगा, सब क्या होगा? ये तो क्लियर है ऑलरेडी बेटा। इनकम टैक्स का रिटर्न भी हम कैसा फाइल करेंगे, तो सब लिमिट्स वगैरह भी कैसी रहेंगी? पर एनम। ध्यान रखना, अगर कहीं मंथली या फिर कुछ दूसरी लिमिट होगी तो मैं स्पेसिफिकली हाईलाइट करवाऊंगा आपको कि बेटा यहां पर लिमिट मंथली है, मतलब कुछ अलग होगा तो मैं आपको बताऊंगा। समझ रहे हैं? तो इधर मेरी बात सुनिए बेटा, कैश गिफ्ट मिला, क्या होगा? फुली। अगर कैश गिफ्ट है तो फुली टैक्सेबल, और अगर गिफ्ट काइंड में है तो 5,000 रुपए तक का है तो पूरा एग्जेम्प्ट, हाँ या ना? अच्छा एक बात मुझे बताओ बेटा, मैं आपका एम्प्लॉयर हूं, मैंने आपको एक वॉच गिफ्ट करी है जिसकी कॉस्ट है 4,000 रुपीज, 4,000 रुपए की एक वॉच गिफ्ट करी है, तो वॉच कैश के अंदर आएगी या काइंड के अंदर आएगी? और उसकी कॉस्ट कितनी है? ध्यान रखना बेटा, कॉस्ट कितनी है? 4,000। एग्जेम्प्ट होगी या टैक्सेबल होगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, यहां पर वर्ड बोला है फेयर मार्केट वैल्यू। वर्ड क्या बोला है? अच्छा 4,000 रुपए की अगर कॉस्ट है तो फेयर मार्केट वैल्यू भी 4,000 ही रहेगी, हाँ या ना? लेकिन बेटा कभी कभी ऐसा हो सकता है, मैंने आपको पुरानी चीज गिफ्ट कर दी। क्या गिफ्ट कर दी? उस केस में अब कॉस्ट पे तो आप देख नहीं सकते, उस केस में आपको क्या देखना पड़ेगा? उसकी आज वैल्यू कितनी है, हाँ या ना? तो बेटा आपको अल्टीमेटली देखना क्या है? जो गिफ्ट आपको मिला है उसकी वैल्यू कितनी है। समझ रहे हैं आप लोग? बेटा फॉर एग्जांपल मैंने आपको आईफोन गिफ्ट कर दिया। क्या गिफ्ट कर दिया? मेरे पास भी नहीं है फिर भी गिफ्ट कर दिया, लेकिन 50 साल पुराना है बेटा, उसकी कॉस्ट, उसकी वैल्यू 2,000 रुपए है, उसकी वैल्यू कितनी है? तो बताओ, उसकी कॉस्ट तो 1,50,000 कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसकी वैल्यू जब मैंने गिफ्ट करी कितने की थी? तो क्या वो आपके लिए टैक्सेबल होगा? नहीं होगा। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? इसलिए बेटा ध्यान रखना, यहाँ पर कॉस्ट नहीं बोला, यहाँ पर क्या बोला है? फेयर मार्केट वैल्यू। नई चीज में तो बेटा जनरली सेम ही होगी, हाँ या ना? लेकिन दिक्कत कहां हो सकती है? जब क्या हो? पुरानी चीज। तो पुरानी चीज हो सकता है खरीदी 1 लाख की हो, लेकिन जब गिफ्ट दी आपको बेटा तो उसकी वैल्यू 4,000 की है। तो आपको क्या देखना है? जब आपको गिफ्ट मिला जब उसकी वैल्यू क्या है, हाँ या ना? क्लियर है इतनी बात सबको? अच्छा बेटा एक सेकेंड, दूसरा गिफ्ट आपको मिला आईपैड। क्या मिला? आपको नया आईपैड गिफ्ट मिला है, मुझे भी मिला है। आपको न्यू आईपैड गिफ्ट मिला है। मुझे बताओ, आईपैड आपको गिफ्ट मिला है 1 लाख रुपए का, हाँ क्या होगा बताओ? पहली बात तो आप आईपैड को कैश के अंदर लोगे या काइंड के अंदर लोगे? कैश के अंदर ही लोगे, हाँ या ना? अच्छा काइंड के अंदर लोगे।
काइंड के अंदर लोगे। और बेटा आईपैड की कॉस्ट मैंने आपको कितनी बता दी, 1,00,000 रुपए। तो मुझे बताओ काइंड में गिफ्ट मिला है आपको, क्या 5,000 से ज्यादा का है? क्या उसकी वैल्यू 5,000 से ज्यादा है? तो क्या हो जाएगा, फुली टैक्सेबल। ध्यान रखना बेटा, यहां पर थोड़ा सा डिस्प्यूट है। यहां पर कुछ लोगों का ऐसा मानना है 1,00,000 रुपए का गिफ्ट मिला है ना, 95,000 टैक्सेबल होगा। क्या मानना है कुछ लोगों का, और कुछ लोगों का मानना है पूरा 1,00,000 टैक्सेबल होगा। समझ रहे हैं आप बेटा? यहां पर जी बेटा ये फुली टैक्सेबल मैंने लिखा है, ये सेक्शन ने नहीं लिखा है। मतलब मेरा क्या मानना है, फुली टैक्सेबल होगा। समझ रहे हैं आप लोग? और बेटा मैं आपको बता दूं, टैक्स वगैरह में बहुत सारी डिस्प्यूट्स होती हैं। डिस्प्यूट मतलब व्यू, डिस्प्यूट मतलब क्या होता है, जब मैंने इस सेक्शन को पढ़ा तो मेरे को ऐसा लगता है कि उसका व्यू ये निकल के आ रहा है। क्या आ रहा है? उसका मतलब ये निकल के आ रहा है। जब आपने उसी सेक्शन को पढ़ा तो आपको ऐसा व्यू निकल के आया कि 95,000 टैक्सेबल होगा। तो हमारे ओपिनियन में क्या हो गया, हमारे ओपिनियन में डिफरेंस हो गया, और उसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्यूट। ध्यान रखना बेटा, लॉ में बहुत बारीकियां होती है। लॉ में क्या होती है, इसलिए लॉ में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट भी होती है। और ये डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए क्या होते हैं, कोर्ट्स। क्या होते हैं आप बताओ ना। मैं असेसिंग ऑफिसर हूं, आप लोग असेसी हो, मैं क्या हूं, मेरे पास आपका रिटर्न आया, आपको आईपैड गिफ्ट मिला था, आपने बेटा इनकम में 95,000 डिक्लेयर करी होगी क्योंकि आपका व्यू ऐसा था, हाँ या ना। लेकिन आया किसके पास है, मेरे पास। मैं चेक करूंगा, मैंने देखा यार इसकी वैल्यू तो 1,00,000 है और ये तो 5,000 से ज्यादा है, तो पूरा कितना टैक्सेबल होगा। तो बेटा आपको नहीं लगता यहां पर असेसी और असेसिंग ऑफिसर के बीच डिस्प्यूट हो जाएगी, हो जाएगी। तो बेटा इन्हीं डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए क्या होता है, कोर्ट। क्या होती है, समझ रहे हैं आप लोग, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? क्लियर नहीं? एक्चुअली जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं होता, जब तक अपन उसे फॉलो नहीं करते, और ये इतना बड़ा मैटर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। 5,000 रुपए का मैटर है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की फीस लाखों रुपए रहती है। तो सब लोग सुन रहे हैं मेरी बात? तो मैंने आप लोगों से क्या बोला बेटा, गिफ्ट अगर आपको कैश में मिला तो फुली टैक्सेबल, काइंड में मिला तो 5,000 रुपए तक है तो फुली एग्जेम्प्ट, और 5,000 रुपए से ज्यादा है तो मैं तो बोल रहा हूं फुली टैक्सेबल। मैं क्या बोल रहा हूं, आप भी क्या याद रखना, फुली टैक्सेबल। क्लियर है आप लोगों को? लेकिन बेटा ध्यान रखना, याद भले ही फुली टैक्सेबल रखना, लेकिन ध्यान रखना यहां पर डिस्प्यूट तो है। ठीक है? क्लियर है आप लोग को सबको? अच्छा आपको पता है व्हाट इज ईसॉप? क्या होता है ईसॉप? ईसॉप मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इतना तो मुझे भी पता है यार, कुछ तो नया बताओ यार। ईसॉप मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होता है, इतना तो मुझे भी पता था, कुछ तो नया बताओ। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को शेयर्स देता है। अच्छा क्यों देता होगा बताइए, वजह बताइए। मोटिवेशन के लिए। एक सेकेंड, आपको पता है मोटिवेशन के लिए मैं आपको बोनस दे सकता हूं। ऐसे ही बेटा एक और चीज क्या होती है, मैं ईसॉप भी दे सकता हूं। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं मेरी बात? और बेटा मोटिवेशन के लिए ही तो मैं आपको गिफ्ट भी दे सकता हूं। एम्प्लॉयर गिफ्ट देगा भी क्यों, समझ रहे हैं आप लोग? कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ काम निकलवाना होगा। हो सकता है बेटा, हो सकता है आप छोड़ के जाने वाले हो। आप क्या करने वाले हैं, आप छोड़ के जाने वाले हैं। और बेटा एम्प्लॉयर को आपकी जरूरत है। एम्प्लॉयर को किसकी जरूरत है, आपकी जरूरत है। तो बेटा एम्प्लॉयर आपको छोड़ के जाने देगा या वो कुछ ना कुछ तरीके से आपको रोकने की कोशिश करेगा, तो वो आपको क्या पे करेगा, बोनस पे कर सकता है, वो आपको गिफ्ट्स दे सकता है, वो आपको ईसॉप दे सकता है। आपको पता है ईसॉप वगैरह में, आपको पता है ईसॉप के अंदर कंडीशन होती है। ईसॉप के अंदर क्या होती है, ईसॉप के अंदर कंडीशन होती है कि आपको मिनिमम इतने साल काम करना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग, इसका मतलब समझ रहे हैं बेटा। ईसॉप जनरली आपको रोकने के लिए दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है, बोलते हैं कि हम आपको शेयर्स देंगे। ईसॉप का मतलब शेयर्स होता है, आपको पता है। एम्प्लॉय स्टॉक, और स्टॉक मतलब क्या, शेयर्स। ईसॉप का मतलब क्या होता है, हम आपको क्या देंगे, हम आपको शेयर्स देंगे, हाँ या ना। और बेटा हम आपको शेयर्स देंगे, लेकिन ऐसे ही नहीं देंगे क्योंकि आज देंगे कल तुम छोड़ के जाओगे, हाँ या ना। बेटा अगर हम तुमको शेयर्स देंगे तो कम से कम तुम्हें 5 साल यहाँ काम करना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं आपको रोकने के लिए मैंने क्या प्रोवाइड करा, ईसॉप, कंडीशन। समझ रहे हैं आप लोग? तो बेटा ईसॉप हर किसी को मिलता होगा या लॉक इन पीरियड की कंडीशन आप सेटिस्फाई करते होंगे तो आपको मिलेगा।
ध्यान रखना बेटा, हर किसी को नहीं मिलेगा, हाँ या ना। तो बेटा जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वो अपने अच्छे एम्प्लॉइज को रोकने के लिए, ताकि वो उनका साथ ना छोड़ दें, क्या देते होंगे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। मतलब वो बोलते होंगे कि हम तुमको प्रॉफिट में भी हिस्सेदारी देंगे। आप बताओ ना, आज मैं अगर उसको ईसॉप दे रहा हूं, अगर मैंने उसको ईसॉप दे दिया तो क्या उसके पास शेयर्स आ जाएंगे? आज नहीं आएंगे बेटा, लेकिन 5 साल बाद, अगर 5 साल की कंडीशन है तो क्या 5 साल बाद उसके पास शेयर आ जाएंगे, हाँ या ना। तो बेटा 5 साल बाद वो क्या बन जाएगा, ऑनर बन जाएगा। और बेटा ऑनर बन जाएगा तो उसका राइट क्या प्रॉफिट पे भी आ जाएगा। मतलब अब वो कंपनी जितना भी पैसा कमाती जाएगी, क्या उसका एक फिक्स परसेंटेज, एक फिक्स अमाउंट जिसको हम डिविडेंड के नाम से जानते हैं, क्या वो पैसा आपके पास आता चले जाएगा, हाँ या ना। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर कंपनी आपको ईसॉप दे रही है, ध्यान रखना बेटा, गवर्नमेंट आपको यहाँ पर अलग अलग तरीके से चूना लगा रही है और गवर्नमेंट को उससे कोई मतलब भी नहीं है। बताओ, अगर मैंने एज ए एम्प्लॉयर आपको कंसेशनल रेट पे लोन दिया, इससे गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ना चाहिए था क्या? कोई फर्क गवर्नमेंट को पड़ना चाहिए था, या उसका तो कोई लेना देना ही नहीं था, उसका कोई लेना देना नहीं था, तो भी उसने क्या करा, टैक्स लगा दिया, हाँ या ना। बेटा ऐसे ही मैंने आपको गिफ्ट दिया, मैंने आपको गिफ्ट दिया, उससे गवर्नमेंट का कोई लेना देना था क्या? तो भी गवर्नमेंट ने क्या करा, टैक्स लगा दिया। इसी तरीके से बेटा ईसॉप प्रोवाइड करा जा रहा है, रिलायंस प्रोवाइड कर रही है, रिलायंस ईसॉप प्रोवाइड कर रही है किसको, उसके एम्प्लॉइज को। रिलायंस ईसॉप प्रोवाइड कर रही है किसको, एम्प्लॉइज को। तो आपको नहीं लगता है एम्प्लॉइज के लिए ये फैसिलिटी है, एम्प्लॉइज को बेनिफिट मिल रहा है, परक्विजिट मिल रहा है, हाँ या ना, लगता है आपको? तो बेटा लेकिन मुझे एक बात बताओ, इससे गवर्नमेंट को कोई मतलब था या नहीं होना चाहिए था? गवर्नमेंट को इससे क्या, मुझे बताओ ना, गवर्नमेंट को इससे क्या फर्क पड़ रहा था कि मैं अपने एम्प्लॉय को अगर ईसॉप दे रहा हूं तो? बेटा कमाई आज नहीं हो रही है, पहली चीज नहीं हो रही है ना। और दूसरी चीज बेटा, अगर कमाई हो रही है तो भी क्या ये कैश की कमाई है, क्या ये उस टाइप की कमाई है कि मतलब मैंने आपको कुछ सही में दे दिया, या कुछ मैंने, आप बताइए ना, गिफ्ट, मैंने आपको एक 10,000 रुपए की घड़ी गिफ्ट करी, तो वो आपकी, ठीक है आपकी कमाई तो है, लेकिन क्या उस पर टैक्स लगना चाहिए था? दिल से बात करो यार, क्या उस पर टैक्स लगना चाहिए था? अभिषेक तो तू क्यों लगवाना चाहता है यार? हाँ बेटा, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके क्या चाहिए, पैसा। तो गवर्नमेंट है ना आपकी हर फैसिलिटीज पे क्या लगाती जाएगी, टैक्स। तो बेटा अगर रिलायंस ने आपको अपने एम्प्लॉयज को क्या दिया, ईसॉप दिया, तो मतलब क्या एक फैसिलिटी उसने दी है, तो बेटा इस फैसिलिटी पे भी क्या लगेगा, टैक्स। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन ध्यान, यहां पर ध्यान देने वाली बात है बेटा, रिलायंस के शेयर की मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू मतलब इतने पे वो ट्रेड कर रहा है। सपोज उसकी मार्केट वैल्यू है 1800 रुपए, कितनी है? आपको पता है ईसॉप में होता क्या है, या तो मैं फ्री में देता हूं, या तो मैं फ्री में देता हूं, या मैं कंसेशन पे देता हूं, हाँ या ना। फॉर एग्जाम्पल बेटा, जनरली मैं आपको बताऊं, जनरली फ्री में नहीं देते हैं, बहुत सारे केसेस में फ्री में भी देते हैं, जनरली कम पैसे में देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 300 रुपए में दे रहा हूं, कितने में दे रहा हूं, मतलब आपका एक्साइज प्राइस कितना है, आपका एक्साइज प्राइस कितना है, 300। तो मुझे बताओ आपको जो बेनिफिट मिल रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, आपको कितने रुपए का बेनिफिट मिल रहा है, 1500 रुपए का। और अगर मैंने बोल दिया बेटा ये तो एक शेयर की है, ऐसे 1000 शेयर मैंने आपको दिए हैं, तो 1500 होगा या 15 लाख हो जाएगा, 15 लाख हो जाएगा, हाँ या ना। तो बेटा ध्यान रखना, यहां पर मैंने आपको बताया नहीं, आपने मुझे बता दिया कि टैक्सेबल अमाउंट कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 15 लाख होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं फॉर्मूला बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं इसका फॉर्मूला बताओ, नहीं फॉर्मूला बनाओ, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, मार्केट वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस। और यही तो आपका बेनिफिट है, हाँ या ना, यही तो आपका बेनिफिट है लॉजिकली, ये सुनो। तो ध्यान रखना बेटा, आपको टैक्स इस पे लगेगा, बेनिफिट पे, किस पे टैक्स लगेगा, और आपको बेनिफिट यहाँ पर पूरे 1800 का हुआ है, या 1800 का बेनिफिट लेने के लिए 300 रुपए जेब से दिए हैं, 300 रुपए दिए, मतलब बेनिफिट अल्टीमेटली है कितना, 1500। तो टैक्स कितने पे लगेगा, और 1500 बेटा एक शेयर का है, 1500 कितने का है, तो मतलब 1500 रुपए पर शेयर का बेनिफिट हुआ है, टोटल 1000 शेयर पे, तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो कितना आ जाएगा, 15 लाख। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं मार्केट प्राइस
इंटू एक्सरसाइज प्राइस इंटू एन, एन मतलब नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ ऑप्शन, हाँ या ना? क्लियर है आप लोग को? तो बेटा ध्यान रखना ईसॉप, देखिए एक बार बेटा ईसॉप देख लो, आपको क्लियर होना चाहिए। ईसॉप क्लियर है सबको? ईसॉप का फुल फॉर्म क्या होता है? सिर्फ उतना ही क्लियर है, उसके अलावा कुछ क्लियर है? आगे का भी क्लियर है? तो टैक्सेबल अमाउंट कितना रहेगा ये क्लियर है आपको? फेयर मार्केट वैल्यू माइनस इश्यू प्राइस। अच्छा मैंने एक्साइज प्राइस बोला था, यहां पर क्या लिखा है? बेटा बात एक ही है, समझ रहे हैं आप लोग? अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं? यूज ऑफ मूवेबल एसेट। क्या पढ़ने वाले हैं? यूज ऑफ मूवेबल मतलब क्या? जो मूवेबल मतलब जो इमूवेबल ना हो। मूवेबल मतलब क्या? जो इमूवेबल ना हो। क्लियर है सबको? ध्यान रखना, मूवेबल एसेट की किसकी बात कर रहा है? किसकी बात कर रहे हैं? यूज करने की। आपको पता है सैलरी में हर चीज कौन दे रहा है? किसको? एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉय को, हाँ या ना? तो बेटा एम्प्लॉयर के पास बहुत सारे असेट्स होंगे। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर के पास बहुत सारे लैपटॉप होंगे। मैंने आपको लैपटॉप यूज करने के लिए दिया, तो क्या वो भी आपके लिए एक फैसिलिटी है, बेनिफिट है, परक्विजिट है? क्योंकि मैंने आपको जब लैपटॉप दिया तो आप उसमें क्या देख सकते हो? मूवीज देख सकते हो, काम कर सकते हो, पर्सनल कुछ भी कर सकते हो, हाँ या ना? तो क्या वो भी आपके लिए एक बेनिफिट है, परक्विजिट है? आप बताइए, अगर वही चीज आपको करना होती और मैं नहीं देता तो आपको खरीदना पड़ता वो, तो वो बेनिफिट है आपको, यस और नो? ध्यान रखना बेटा, अगर मैंने आपको यूज करने के लिए असेट दिया, और मैंने कौन सा असेट दिया बताए? कंप्यूटर। मैंने क्या दिया? कंप्यूटर लैपटॉप। बताओ कंप्यूटर लैपटॉप यूज, उसका मेन काम ऑफिशियल पर्पज ही होता है क्या? एक बात बताओ, आप लोग मेरे एम्प्लॉई हो, मैं आपको कंप्यूटर और लैपटॉप क्यों दूंगा? काम करने के लिए, मूवी देखने के लिए दूंगा या काम करने के लिए दूंगा? काम करने के लिए दूंगा। और काम भी पर्सनल वाला है या ऑफिशियल वाला? ऑब्वियसली बात है बेटा, आप लोग मेरे एम्प्लॉई हो, मुझे आपसे कुछ काम करवाना है, वही काम करने के लिए मैंने आपको क्या दिया? लैपटॉप या कंप्यूटर। ध्यान रखना, अब मैंने आपको दे दिया, आपके पास 24 घंटे वो लैपटॉप आपके पास रहता है, हाँ या ना? तो बेटा उसमें से 8 से 10 घंटे जो भी आपकी शिफ्ट है उतना तो आप क्या करोगे? उस टाइम तो आप क्या करोगे? काम, हाँ या ना? लेकिन बेटा क्या आप, सुनिए मेरी बात, क्या आप थोड़ा सा एडिशनल बेनिफिट, मतलब थोड़ा सा टाइम निकाल के, क्या आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के उस पर मूवीज वगैरह भी देख सकते हो, कुछ इस टाइप की चीजें भी कर सकते हो जो ऑफिशियल वर्क ना हो? क्या ऐसे काम भी कर सकते हो? लेकिन बेटा ध्यान रखना, यहां पर फिर भी बोला कि कंप्यूटर और लैपटॉप अगर दिया ना, तो हम तो यही मानेंगे कि आप उसको किसी लिए यूज करोगे, आप किसी भी लिए यूज कर रहे हो, समझ रहे हो आप लोग? हम तो क्या मानेंगे, आप किस लिए यूज कर रहे हो, इसलिए उसको क्या कर देंगे पूरी तरीके से एग्जाम। ध्यान रखना बेटा, हो सकता है आप 5 घंटे ऑफिस का काम कर रहे हो, 10 घंटे पर्सनल काम कर रहे हो, तो भी हम क्या मानेंगे? फुली एग्जाम। क्योंकि बेटा कंप्यूटर लैपटॉप एम्प्लॉयर को देने की इंटेंशन आपको क्या रही होगी? ऑफिशियल वर्क करवाना, तो हम हमेशा क्या मानेंगे उसको? फुली एग्जाम। क्लियर है इतनी बात? बेटा ध्यान रखना, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये बताओ क्या मैं आपको वहां के चेक कर सकता हूं कि आपने कितने घंटे क्या काम करा? तो ध्यान रखना, अगर कंप्यूटर या लैपटॉप दिया तो हमेशा क्या करना है आपको? और कंप्यूटर लैपटॉप हमेशा के लिए दिया है, सुनिए, कंप्यूटर या लैपटॉप हमेशा के लिए दिया है या यूज करने के लिए दिया है? कंप्यूटर लैपटॉप हमेशा के लिए दिया है या सिर्फ यूज करने के लिए दिया है? बेटा हो सकता है 1 महीने बाद आप मेरे पास से छोड़ के चले जाओ, तो क्या उस केस में मैं आपसे वो चीज वापस ले लूंगा? और हो सकता है मैंने आपको दिया ही सिर्फ 10 दिन के लिए हो, हाँ या ना? तो बेटा यूज करना मतलब समझते हैं कि वापस अपन ले लेंगे लैपटॉप, हाँ या ना? तो अगर मैंने आपको यूज करने के लिए लैपटॉप दिया या फिर पीसी दिया, तो लैपटॉप और पीसी मेन पर्पस क्या है उनका? ऑफिशियल वर्क। मेन पर्पस क्या होता है? तो बेटा गवर्नमेंट मान के चलती है कि लैपटॉप और पीसी में हम क्या करेंगे? ऑफिशियल वर्क। इसलिए गवर्नमेंट क्या बोलती है? इट विल बी फुली एग्जाम। लेकिन मुझे बताओ बेटा, गवर्नमेंट ने आपको बेटा, गवर्नमेंट ने यार कौन देगा यार गिफ्ट? एम्प्लॉयर।
गवर्नमेंट पता नहीं क्यों आ रहा है। एम्प्लॉयर ने आपको बेटा गिफ्ट में कैमरा दिया, क्या दिया? DSLR दिया। बेटा आपका काम फोटोग्राफी करना नहीं है, आपका काम क्या करना है? कोडिंग करना। क्या करना है? और आपको मैंने कैमरा दिया, मतलब आप बताओ क्या मैंने ऑफिशियल वर्क के लिए दिया है या फोटो वोटो खींचने के लिए दिया है? आपको फोटो वोटो खींचने के लिए दिया है, हाँ या ना? ध्यान रखना, जब मैंने आपको कंप्यूटर और लैपटॉप दिया तो वो तो क्या था? फुली एग्जेम्प्ट था, क्योंकि उसकी वहां पर वो क्या थी? ऑफिशियल वर्क। लेकिन बेटा मैंने अगर आपको कंप्यूटर और लैपटॉप के अलावा कुछ भी दिया, जैसे कि मैंने आपको क्या दिया? स्पीकर दे दिया। मैंने क्या दे दिया? या फिर मैंने आपको कैमरा दे दिया, या फिर मैंने आपको मोबाइल दे दिया। क्या दे दिया? तो ये सब बेटा क्या कंप्यूटर और लैपटॉप है? नहीं। इनके केस में ध्यान रखना, इनके केस में कुछ अमाउंट टैक्सेबल होगा, क्योंकि बेनिफिट है आपको। बताइए, अगर मैंने आपको कैमरा दिया तो क्या बेनिफिट है? यूज करने के लिए दिया, लेकिन क्या आपको बेनिफिट है, हाँ या ना? एग्री करेंगे इस बात से कि अगर मैंने आपको कैमरा वगैरह दिया तो आपको बेनिफिट तो है, हाँ या ना? ध्यान रखना बेटा, उस केस में अमाउंट टैक्सेबल होगा। उस केस में क्या होगा? अमाउंट टैक्सेबल होगा। कितना होगा ये डिपेंड करता है कि आप उसके ओनर हैं या फिर आपने हायरिंग पे लिया, किस पे डिपेंड करता है? अगर बेटा मैंने आपको कैमरा यूज करने के लिए दिया है, सब लोग ध्यान दे रहे हैं, मैंने आपको क्या दिया है? कैमरा। किस लिए दिया है? फोटो खींचने के लिए, यूज करने के लिए। तो बेटा कैमरा क्या कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर आएगा या वो अलग ही चीज है? मतलब पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा क्या वो कंप्यूटर और लैपटॉप है या फिर वो अदर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बेटा आपको एक्टिवा दे दी, मैंने आपको क्या दे दी? यूज करने के लिए। क्या एक्टिवा भी एसेट है, हाँ या ना? एक्टिवा कंप्यूटर लैपटॉप में आएगी या अदर एसेट में आएगी? अदर एसेट में। अगर कंप्यूटर लैपटॉप होता तो क्या होता? फुली एग्जेम्प्ट। लेकिन मुझे बताओ बेटा, एक्टिवा दी तो एग्जेम्प्ट होगी क्या? नहीं बेटा। यहां पर ऐसा बोला है कि अगर एक्टिवा, ध्यान रखना अपने एग्जांपल में अब एक्टिवा ही रहेगी, अगर एक्टिवा मेरी खुद की है, मतलब किसकी खुद की? ऑनर की। किसकी है? एम्प्लॉयर की। तो बेटा अगर एम्प्लॉयर का ही एसेट था, उस केस में 10% ऑफ कॉस्ट। आपकी इनकम कितनी मानी जाएगी? 10% ऑफ। तो फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की एक्टिवा मैंने आपको यूज करने के लिए दे दी, तो एक्टिवा कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, इसलिए वो एग्जेम्प्ट तो नहीं है, हाँ या ना? और मैंने आपको क्या बताया कि एक्टिवा मेरी खुद की है, तो मेरी खुद की एक्टिवा अगर मैंने आपको यूज करने के लिए दी तो बेटा उसकी वैल्यू का 10% कितना? आपकी क्या बन जाएगी? इनकम। तो मुझे बताओ 1 लाख की एक्टिवा दी है तो कितनी इनकम में जुड़ेगी आपके? 1 लाख का 10% मतलब कितना? 10,000 रुपए। क्लियर है सबको इतनी बात? ये कब? जब गाड़ी किसकी है? ये कब? जब असेट किसका है? एम्प्लॉयर का। किसका है? ध्यान रखना, अगर असेट मैंने किराए पे लेके दिया, कैसे लेके दिया? तो बेटा उस केस में आपकी इनकम होगी जितना भी मैं क्या पे करूंगा? किराया। जितना भी मैं क्या पे करूंगा? किराए को क्या बोलते हैं? क्या हायरिंग चार्जेस बोलेंगे इस केस में? इस केस में हायरिंग चार्जेस बोलेंगे क्या? ध्यान रखना बेटा, हायरिंग चार्जेस बोलो, लीज बोलो, रेंट बोलो, कुछ भी बोलो, अल्टीमेटली आप उस असेट के लिए कुछ पे कर रहे हो, हाँ या ना? तो बेटा फॉर एग्जांपल मैं एक्टिवा जो थी, एक्टिवा मेरी खुद की थी, तो कितना टैक्सेबल होगा आपके लिए? 10% कॉस्ट का, हाँ या ना? बेटा कैमरा जो मैंने आपको गिफ्ट करा था ना, गिफ्ट नहीं करा था, यूज करने के लिए दिया था, वो मेरा खुद का नहीं था, मैंने उसको 2,000 रुपए पर मंथ में किराए से लिया था। कैसे लिया था? 2,000 रुपए पर मंथ किराए से, मतलब साल भर का किराया कितना? 24,000। तो बेटा आपकी इनकम कितना बन जाएगी? 24,000। क्लियर है आपको? एक बार देखेंगे इसको, एक बार देखें। यूज ऑफ मूवेबल एसेट, कंप्यूटर और लैपटॉप है तो फुली, और अदर है तो दिक्कत हो गई। तो क्या हो गई? दिक्कत। अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर के केस में आपको क्या देखना है? 10% ऑफ कॉस्ट। क्या देखना है? 10% ऑफ कॉस्ट। और बेटा हायर्ड मतलब आपने किराए पे लिए, तो उस केस में कितना? ठीक है, क्लियर है आप लोग को? बेटा ध्यान रखना, छोटी छोटी सी चीजों पे भी ये लोग टैक्स लगाएंगे। क्या करेंगे? इसीलिए सैलरी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि बेटा एम्प्लॉयर को आपको कुछ भी दे सकता है, और जो भी देगा ना ये कहीं ना कहीं उसको टैक्स में पकड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको कंसेशनल रेट पे लोन दिया, उसको भी इनने कहां पकड़ लिया? टैक्स में। समझ रहे हैं आप लोग? उसने आपको ईसॉप दिया, उसको भी इनने कहां ले लिया?
मतलब उसको भी इनने आपकी इनकम मान लिया, हाँ या ना बेटा। ऐसे ही एम्प्लॉयर ने आपको क्या दिया, गिफ्ट, तो उसको भी क्या मान लिया, टैक्सेबल सैलरी मान ली। और बेटा आपको यूज करने के लिए असेट दिया, उसको भी क्या मान लिया। ध्यान रखना, अगर दो असेट दिए, अगर कौन कौन से असेट दिए, कंप्यूटर या लैपटॉप, तो बेटा ध्यान रखना कंप्यूटर और लैपटॉप एग्जाम सिर्फ इस वजह से क्योंकि इनका काम होता है ऑफिशियल वर्क। इनका काम क्या होता है, ध्यान रखना। कार, सुनिए मेरी बात, कार भी ऑफिशियल वर्क हो सकती है। अगर मैंने आपको कार यूज करने के लिए दी तो क्या वो भी ऑफिशियल वर्क है। अगर आप कार को आने जाने के लिए यूज कर रहे हो तो ऑफिशियल वर्क के लिए है। लेकिन बेटा फिर भी अदर एसेट के केस में सोचना ही नहीं है। अदर एसेट के केस में क्या है, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात। और बेटा कार वगैरह के केस में तो अपन इतना पढ़ेंगे कि आप बोलोगे सर प्लीज। तो अभी तो मुझे एक बात सुनो, मैंने आपको यूज करने के लिए असेट दिया, यूज करने के लिए क्या दिया, यूज करने के लिए असेट दिया। अगर सबको क्लियर है ये बात, उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। अगर वो कंप्यूटर लैपटॉप से रिलेटेड है तो फुली एग्जेम्प्ट है। अगर वो अदर एसेट से रिलेटेड है तो कुछ ना कुछ टैक्सेबल होगा और कुछ ना कुछ डिपेंड करेगा उस एसेट का ओनर कौन। अगर ओनर एम्प्लॉयर ही है तो कितना, 10% ऑफ कॉस्ट। अगर उसका ओनर कोई और है और एम्प्लॉयर ने किराए से लिया है तो उस केस में कितना, जितना चार्ज पे किया है, हाँ या ना। क्लियर है आपको इतनी बात। अच्छा गिफ्ट के केस में, गिफ्ट में कैश में कितनी लिमिट थी, कैश गिफ्ट कितना था, फुली टैक्सेबल। और काइंड वाले गिफ्ट में 5,000 था या 50,000 था। अभिनीत बेटा ध्यान रखना 5,000 है, 50,000 नहीं है। मुझे बताओ, आपको लोन दिया मैंने, मैं आपका एम्प्लॉयर हूं, मैंने आपको लोन दिया, तो जो भी बेनिफिट, जो भी कंसेशन आपको मिलेगा उस पर टैक्स लगेगा, हाँ या ना। कंसेशन आप जब निकालोगे तो कौन सी रेट से कंपेयर करके निकालोगे, एसबीआई की रेट से कंपेयर करके निकालोगे। क्लियर है सबको इसी बात। बेटा एक्चुअली वहां पर देखो, काम तुम कुछ भी कर सकते हो लेकिन कंप्यूटर और लैपटॉप देने की वजह तो ऑफिशियल वर्क करवाना ही है। फॉर एग्जांपल बेटा एपीटी के 150 एम्प्लॉइज हैं, कितने एम्प्लॉइज हैं, उसमें से 50 लोग घर से काम कर रहे हैं, तो क्या उनको कंप्यूटर लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी। तो बेटा एपीटी उनको क्या प्रोवाइड करेगा, कंप्यूटर लैपटॉप। तो बेटा एपीटी ने कंप्यूटर लैपटॉप आपको आपके पर्सनल काम के लिए प्रोवाइड करा है या ऑफिशियल काम के लिए ही प्रोवाइड करा है। और बेटा मैं तो बोल रहा हूँ किसी भी लिए प्रोवाइड करा हो कंप्यूटर लैपटॉप तो क्या है, फुली एग्जेम्प्ट। इंटेंशन वही है, गवर्नमेंट मान के चलेगी कि कंप्यूटर और लैपटॉप है तो किस लिए होगा, ऑफिशियल वर्क। नहीं तो मैंने बोल दिया ना बेटा, मैंने बोल दिया ना कि गवर्नमेंट ने मान लिया, गवर्नमेंट को चैलेंज थोड़ी कर सकते हो, गवर्नमेंट ने मान लिया उसको। दूसरी चीज भी ऑफिशियल वर्क तो हो सकती है, जैसे कैमरा भी ऑफिशियल वर्क के लिए हो सकता है, लेकिन कैमरा क्या कंप्यूटर लैपटॉप में नहीं। समझ रहे हैं आप लोग। कैमरा क्या है, अदर एसेट, तो अदर एसेट के केस में तो जो हमने पढ़ा वही होगा। क्लियर है आपको। बेटा एक्चुअली कभी कभी वो नहीं होता जो हम करवाना चाहते हैं, जो लॉ में लिखा होता है वही हमको फॉलो करना होता है। और लॉ में गवर्नमेंट ने क्या बोला है, अगर कंप्यूटर लैपटॉप है तो फुली एग्जेम्प्ट। और बेटा अगर अदर एसेट है तो, अगर ऑन है तो 10%, और अगर हायरिंग के लिए है तो एक्चुअल हायरिंग चार्जेस पेड। क्लियर है आपको। अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, अभी रितिका अपन ने पढ़ा था यूज ऑफ असेट, क्या पढ़ा था, और ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ असेट। ध्यान रखना बेटा, यूज ऑफ असेट और ट्रांसफर ऑफ असेट में कुछ तो फर्क होगा, जब भी हम अलग अलग पढ़ रहे हैं। अब आप एक बार पढ़िए फिर मुझे बताइए। बिल्कुल बेटा, वहां पर बात क्या हो रही थी, यूज करने की। क्या बात हो रही थी, तो अगर एपीटी ने अपने 50 एम्प्लॉइज को लैपटॉप दिया है तो क्या 50 एम्प्लॉइज को परमानेंटली लैपटॉप दे दिया या वापस ले लेंगे, वापस ले लेंगे। और यहां पर बात क्या हो रही है बेटा, ट्रांसफर मतलब होता है जनरली बेच देना। ट्रांसफर मतलब क्या होता है, बेच देना, हाँ या ना। अच्छा यहाँ पर भी बेटा कंप्यूटर लैपटॉप का कुछ अलग है, आपको दिख रहा होगा कंप्यूटर लैपटॉप को हर जगह स्पेशल ट्रीटमेंट है। कंप्यूटर लैपटॉप का कुछ अलग है, कार का कुछ अलग है, और अदर एसेट कुछ अलग है। मतलब बेटा यूज ऑफ असेट में असेट कितने टाइप के थे, दो, या तो कंप्यूटर लैपटॉप का या फिर यहां पर बेटा 2 से 3 हो गए, क्योंकि एक और स्पेशल हो गया, कार। क्या हो गई, तो कंप्यूटर लैपटॉप वाला केस मुझे बता। टैक्सेबल अमाउंट से लगा, मतलब कंप्यूटर का WDV निकाल
पहले तो मुझे ये बताओ, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट में टैक्सेबल अगर होगा तो होगा क्यों? क्या वो भी कुछ फैसिलिटी होगी आपको? फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए की चीज मैंने आपको 8 लाख रुपए में दे दी, तो क्या 2 लाख रुपए का बेनिफिट ही मिला है आपको? और उस बेनिफिट, उस फैसिलिटी को ही हम परक्विजिट बोलते हैं। और परक्विजिट वगैरह अभी तक जितना आपने पढ़ा है, आपको क्या समझ आ रहा है? हमेशा क्या होता है? टैक्सेबल होता है, अनलेस कुछ बेनिफिट ना हो। हाँ या ना? तो बेटा कंप्यूटर और लैपटॉप है, क्या बोला है? कंप्यूटर लैपटॉप के केस में टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा? हाँ, बुक वैल्यू सही है। सुनो मेरी बात बेटा, मैंने आपको क्या करा? असेट ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर कर दिया मतलब क्या कर दिया? बेच दिया। क्या कर दिया? अब बेच दिया ना, इस केस में जितना मैंने आपको बेनिफिट दिया उतना टैक्सेबल होगा। कितना टैक्सेबल होगा? जितना। अब सुनिए मेरी बात, मैंने आपको बेचा पता है क्या है? कंप्यूटर लैपटॉप। क्या बेचा? और मैंने आपको ये कंप्यूटर लैपटॉप बेचा है 50,000 रुपीज में, तो 50,000 रुपीज क्या हो जाएगा? कंसीडरेशन। 50,000 क्या हो जाएगा? अब मुझे बताओ, 50,000 रुपए का मैंने जो आपको बेचा है उसकी वैल्यू 40,000 थी। कितनी थी? तो 40,000 की चीज मैंने आपको 50,000 में बेच दी। आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ है? तो हम नुकसान वाली बात करेंगे, हम फायदे वाली बात करेंगे। मतलब 80,000 की चीज जब मैं आपको 50 में दे दूंगा, 80,000 रुपए की चीज जब मैं आपको 50,000 में दे दूंगा, तो क्या 30,000 रुपए का फायदा होगा? 30,000 रुपीज का फायदा होगा। हाँ या ना? तो बेटा उस केस में मेरी बात सुनिए, तो उस केस में कहीं ना कहीं वो 30,000 रुपए टैक्सेबल होगा, क्योंकि 30,000 का क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। हाँ या ना? बेटा ध्यान रखना, कंसिडरेशन तो आपको पता होगा। कंसिडरेशन मतलब वो प्राइस जितने पे आपने एसेट बेचा है, लेकिन क्या आपको शायद कैलकुलेट करना पड़ सकती है रिटर्न डाउन वैल्यू। एसेट की वैल्यू आज कितनी है वो आपको शायद क्या करना पड़ सकता है? कैलकुलेट करना पड़ सकता है। हाँ या ना? ध्यान रखना बेटा, इस एसेट को ओरिजिनली आपने खरीदा था 5 लाख का। कितने का खरीदा था? मतलब इसकी कॉस्ट कितनी थी? 5 लाख। बेटा ध्यान रखना, आपको 50% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाना है हर साल का। WDV मेथड। कैसे लगाना है? WDV मेथड मतलब क्या होता है? पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? मुझे पता, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना? 5 लाख का 50% मतलब कितना आ जाएगा? 2,50,000। बताओ सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन। ध्यान रखना बेटा, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए पहले आपको 5 लाख में से क्या माइनस करना पड़ेगा? क्योंकि हमने क्या पढ़ा? WDV मेथड। WDV मतलब वैल्यू कम होती जाएगी, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड भी इसको बोलते हैं। हाँ या ना? तो बेटा 5 लाख रुपए में पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना? पहले साल का डेप्रिसिएशन 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रुपीज। हाँ या ना? पहले साल का डेप्रिसिएशन 2,50,000 रुपीज। पहले साल का डेप्रिसिएशन हटा दिया तो WDV कितनी बची? 5 लाख कॉस्ट का, डेप्रिसिएशन 2.5 है, तो डेप्रिसिएशन हटाओगे तो कितनी बची? तो बेटा अगले साल डेप्रिसिएशन पूरे 5 लाख पे लगाओगे या 2.5 लाख पे लगाओगे? क्योंकि वैल्यू आपको किस पे लगाना है? WDV मेथड के अकॉर्डिंग। और बेटा WDV मेथड क्या बोलता है? वैल्यू आपकी कम होती जाएगी। आया ना? तो बेटा ऐसे ही आप डेप्रिसिएशन लगाते 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 आप पहुंचे, उसकी WDV पता है कितनी निकल रही थी? 80,000। नहीं, WDV कितनी निकल रही थी? 80,000। कितनी निकल रही थी? और बेटा आपने उसको बेच दिया 50,000 में, तो 80,000 रुपए की चीज को आपने कितने में बेच दिया? तो आपने कितने का बेनिफिट दे दिया उसको? तो ये 30,000 का जो बेनिफिट है क्या हो जाएगा? ये 30,000 रुपए का बेनिफिट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। क्लियर है सबको? डेप्रिसिएशन वगैरह आता है आप लोग को, है ना? मतलब 11th-12th में आपका बैकग्राउंड कॉमर्स ही रहा होगा। चलो मेरी बात सुनो बेटा, यूज ऑफ मूवेबल एसेट में एसेट कितने टाइप के थे? 2 टाइप, या तो कंप्यूटर लैपटॉप या फिर अदर एसेट। और ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, ट्रांसफर मतलब बेटा बेचना। ट्रांसफर मतलब क्या होता है? यहां पर सेल लिख सकता हूं क्या मैं? ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। हाँ या ना? तो बेटा ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट के केस में, कंप्यूटर लैपटॉप के केस में आपको किसको कंपेयर करना है? WDV को कंसीडरेशन से। अच्छा एक बात अगर आपने नोटिस करी होगी, वैसे करना नहीं चाहिए था, कार के केस में भी आपको क्या ही करना है? WDV माइनस कंसीडरेशन। अच्छा अदर एसेट में भी क्या ही करना है? WDV माइनस कंसीडरेशन। लेकिन बेटा हमने ये अलग अलग क्यों देखा है मैं आपको बताऊं? ये आपको नहीं, डेप्रिसिएशन जो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे,
जब अपन यहां पर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो किस अकॉर्डिंग करेंगे? 50%। किसके अकॉर्डिंग? जब हम यहां पर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो किसके अकॉर्डिंग करेंगे? 20%। जब यहां करेंगे तो 10%। समझ रहे हैं आप लोग? बेटा ध्यान रखना, कंप्यूटर ज्यादा तेजी से डेप्रिशिएट होता है। कंप्यूटर कैसे डेप्रिशिएट होता है? मैं आपको बताऊं, कंप्यूटर की लाइफ 2-3 साल होती है। कितने साल होती है? और आपको दिख भी रहा होगा बेटा, इतना हाई रेट लग रहा है डेप्रिसिएशन का। हाँ या ना? ध्यान रखना, इनकम टैक्स में कोई भी चीज इलॉजिकल नहीं होती बेटा। कंप्यूटर को अगर इन्होंने 50% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है, मतलब वो ज्यादा जल्दी खराब होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? और बेटा कार को अगर कंप्यूटर से कम दिया है, मतलब कार की वैल्यू, कार की लाइफ किससे तो ज्यादा ही रहती है, कंप्यूटर से तो बहुत ज्यादा रहती है। और ध्यान रखना बेटा, कंप्यूटर के अलावा, कार के अलावा असेट बचेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि असेट बच गया फर्नीचर। क्या बच गया? देखो दूसरे असेट भी हो सकते हैं जिनकी वैल्यू कम भी हो सकती है, लेकिन बेटा उनके केस में रेट तो 10 ही लगेगा। समझ रहे हैं आप? जैसे कि हो सकता है यहां पर मोबाइल हो, सुनिए मेरी बात, यहां पर क्या हो सकता है, और मोबाइल पे रेट 100% लगना चाहिए था, क्योंकि मोबाइल की जनरली यूजफुल लाइफ 1 साल या 2 साल ही होती है। तो बेटा भले ही मोबाइल की लाइफ कितनी होती है, 1 या 2 साल ही होती है जनरली, लेकिन ध्यान रखना वो भी कहां आ रहा है, अदर एसेट। तो आपको रेट तो कितना ही लेना है, 10% के हिसाब से। क्लियर है आपको? सबको क्लियर है इतनी बात? ध्यान रखना, यहां पर WDB मेथड था। कौन सा मेथड? यहां पर 20% भी क्या है, लेकिन यहां पर देखिए आप, ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड। एक सेकेंड रुक जाओ, एक एग्जांपल लेते हैं। पिछले वाले CS बैच में क्योंकि दिक्कत हुई थी यहां पर। बेटा एक असेट है 100 रुपए का, कॉस्ट कितनी है? एक असेट है जिसकी कॉस्ट है 100 रुपए, इस पे 15% का डेप्रिसिएशन लगा पहले साल, 15 रुपए का डेप्रिसिएशन। अगले साल इसकी वैल्यू कितनी बची थी? 85। अब वो 85 पे डेप्रिसिएशन लगा कितना? 15। अरे यार 15% निकालो बेटा। अरे 15%, मैं स्ट्रेट लाइन बता ही नहीं रहा हूं ना, जो मैं बता रहा हूं वो देखो ना। 15% निकालो, 12.75। तीसरे साल आप डेप्रिसिएशन किस पे लगाओगे? कितना? 72.25। अच्छा मुझे बताओ, तीसरे साल का डेप्रिसिएशन, ये ईयर 1 है, ये ईयर 2 है, तीसरे साल का डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? इस पे कितना लगेगा? 10.875। एक मिनट, 83, चलो 10.8 कितना लगेगा? 10. मुझे बताओ इस मेथड को क्या बोलते हैं? इस वाले जो मैंने आपको अभी मेथड बताया, इस मेथड को क्या बोलते हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू। हाँ या ना? यहां पर डेप्रिसिएशन फिक्स लग रहा है या डेप्रिसिएशन कम होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। बेटा एक और दूसरा मेथड होता है जहां पर कॉस्ट कितनी है, एक सेकेंड ध्यान देना वापस से, कॉस्ट कितनी है? 100। यूजफुल लाइफ गिवन है 10 ईयर्स, कितनी गिवन है? या फिर डेप्रिसिएशन का रेट गिवन है 10% SLM। क्या गिवन है? पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना? पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना? अच्छा ईयर 2 का भी कितना ही आएगा? 10 आएगा। ईयर 3 का भी कितना आएगा? 10 ही आएगा। बेटा अगर इसको मैं एक चार्ट में, अगर मैं इसको एक चार्ट में करूं तो आपको पता है जब मैं बात करता हूं SLM की तो ऐसी लाइन बन जाएगी। आया ना? इसीलिए इसका नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड। यस और नो? और बेटा जब मैं बात करूंगा उसकी, किसकी? WDB की, तो सीधी लाइन बनेगी या लाइन, या तो ऐसी होगी या ऐसी होगी, मतलब सीधी होगी या अलग होगी। ध्यान रखना बेटा, अगर मैंने ईयर इधर लिया होगा या ईयर इधर लिया होगा उस पर डिपेंड करेगा कि लाइन कैसी होगी। हाँ या ना? लेकिन इतना तो मालूम है कि बेटा पहले साल में डेप्रिसिएशन ज्यादा रहेगा, अगले सालों में कम होता जाएगा। हाँ या ना? तो लाइन सीधी तो नहीं होगी। ये बात क्लियर है आपको? सबको क्लियर है? तो बेटा वापस से एक इस बारीकी को वापस से देख लें। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट में कंप्यूटर और लैपटॉप के केस में क्या है? टैक्सेबल अमाउंट कितना निकलेगा? WDB माइनस कंसिडरेशन। अच्छा यहां पर भी क्या है? WDB माइनस कंसिडरेशन, और यहां पर भी क्या है? WDB माइनस। लेकिन बात पता है क्या है काम की? बात यह है कि WDB निकालना बहुत काम का है। WDB क्या ज्यादा
क्या चीज देखना पड़ेगी यहाँ पर आपको, WDV का कैलकुलेशन, हाँ या ना। और बेटा जब हम यहाँ पर WDV का कैलकुलेशन करेंगे तो किस हिसाब से करेंगे, 50% WDV मेथड। जब हम यहां करेंगे तो किस अकॉर्डिंग करेंगे, 20% WDV। जब हम यहां पर करेंगे तो किस हिसाब से करेंगे, 10% SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। क्लियर है सबको? एक छोटा सा कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट पढ़ के खत्म कर दे क्लास। समझ रहे हैं आप लोग? सबको क्लियर है इतनी बार? अच्छा, गिफ्ट के बाद क्या देखा था हमने, ईसॉप के केस में मैंने आपको कम में शेयर्स प्रोवाइड करे, हाँ या ना। तो उस केस में भी जितना मैंने आपको बेनिफिट दिया वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, यस और नो। अच्छा, ईसॉप के अलावा और क्या पढ़ा? अच्छा, यूज ऑफ असेट, यूज ऑफ असेट में कंप्यूटर लैपटॉप फुली एग्जेम्प्ट, अदर एसेट अगर ओन्ड है 10%, अगर हायरिंग के लिए तो हायरिंग चार्जेस पेड, हाँ या ना। अच्छा, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ असेट, कौन सा असेट, ट्रांसफर ऑफ असेट के केस में 3 असेट है। कितने टाइप के असेट है, मतलब यहां पर कितनी कैटेगरीज में बांट दिया। कंप्यूटर लैपटॉप को अलग रखा क्योंकि वहां पर सेल्स माइनस WDV माइनस सेल्स जब आप करोगे तो WDV आप 50% WDV के अकॉर्डिंग लगाओगे, हाँ या ना। अच्छा, कार को भी अलग रखा है, क्यों रखा है, क्योंकि जब वहां पर आप WDV माइनस कंसिडरेशन करोगे, मतलब जब आप बेनिफिट कैलकुलेट करोगे तो बेनिफिट कैलकुलेट करने में जो आप WDV यूज करोगे उसको आप किस अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे, 20% रिटर्न डाउन वैल्यू, हाँ या ना। तीसरी चीज बेटा, बाकी अदर एसेट्स, मतलब कंप्यूटर लैपटॉप और कार को छोड़ के दुनिया में जितने भी एसेट है वो कहां आएंगे, उनके केस में आपको 10% SLM लेना है। क्या लेना है, 10% SLM। चलिए बस आज के लिए इतना ही काफी है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।